असरदार प्रारंभ हो, और असरदार प्रारंभ के लिए हमारे पास सरदार तुक तुक है। क्या तो बात जोरदार है? तालियों से हम स्वागत करें सरदार तुक तुक का। बरेली की काफी सारी चीजें मशहूर हैं। एक तो मैं खुद ही बहुत मशहूर हूँ। फिर बरेली का सुरमा बहुत मशहूर है जी। बरेली का झुमका बहुत मशहूर है। हाँ। और एक बरेली का पागल खाना बहुत मशहूर है। नहीं, अभी ममता जी आगरा से आई हैं, ये मेरे को बोल रही थी कि नहीं नहीं, आगरा का पागल खाना बड़ा है, पर मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। बरेली के पागल खाने में फैसिलिटीज बहुत हैं। अच्छा। नहीं, जिसने एक्सपीरियंस किया है उसको ज्यादा मालूम होगा। आप लोग ये मत समझें कि मैं वहां पे रहता हूँ, नहीं, मैं आता जाता रहता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है वहाँ। हाँ। तो एक दिन मैं उससे मिलने गया तो मैंने देखा वो अंदर पागल खाने में एक लेक है, उसके अंदर दही डाल रहा था। अच्छा। मैंने कहा क्या कर रहा है? कहता देखते नहीं, लस्सी बना रहा हूँ। मैंने कहा इसीलिए लोग तुझे पागल बोलते हैं, इतनी सारी लस्सी तेरा बाप पिएगा? दिवाली का अवसर है, इसलिए आपको सबसे पहले मैं भड़ाम रस में एक कविता सुनाता हूँ। अच्छा, भड़ाम रस। रॉकेट से बोला ये बम, आग लगाते ही हो जाते हो सरगम। एक बार ट्राई करो, लीक से हटो, हाँ। कभी तो मर्दों की चौराट जोर से फटो। हाँ। रॉकेट बोला ये तेरे पिछले कर्मों की सजा है अच्छा। कि भाड़ से फट जाता है। भैया, फटने से कहीं ज्यादा मजा उड़ने में आता है। बहुत अच्छे। इस डिस्कशन में पकड़ा जोर, ढेर सारे पटाखे इकट्ठे हो गए चारों ओर। बम बोला मेरी आवाज से जग हिलता है, रॉकेट ने कहा मेरी आभा से नभ खिलता है। इतने में ही एक फुलझड़ी आई, हाय 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 हाय। उसने दोनों की पूंछ में आग लगाई। दो पल में सारा डिस्कशन सिमट गया। एक बेचारा हवा में उड़ गया, दूसरा वहीं पड़ा पड़ा फट गया। और इस कांड का सार क्या है? फुलझड़ियों से बच के रहना। फुलझड़ियों से बच के रहना, ये ऐन वक्त पे दगा देती हैं। कभी तो बम में लगा देती हैं आग, कभी रॉकेट से हवा में उड़ा देती। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये कविता फुलझड़ियों से बच के रहना आपने इन्हें तो समर्पित नहीं की? इनके लिए मैं एक श्रृंगार रस की कविता कह देता। श्रृंगार रस की? जी जी, बहुत खुश होंगी ये। एक बार हम मंच पर खड़े कविता सुना रहे थे, श्रोता श्रृंगार रस में डूबे जा रहे थे। अच्छा। हमारे कंठ से कविता कामनी बही जा रही थी, परंतु हमारी नजर पहली पंक्ति के आगे नहीं बढ़ पा रही थी, अच्छा। क्योंकि पहली पंक्ति में बैठी एक बाला बार बार हमें देखकर मुस्कुरा रही थी हाय 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 हाय। और लगातार अपनी सैंडल सहला रही थी। जब काफी देर तक ये प्रक्रिया नहीं रुकने पाई तो हमारी अंतरात्मा जोर से चिल्लाई। हमने कहा हे देवी, क्यों सेंटर की पॉलिसी अपना रही हो? ऊपर से मुस्कुरा रही हो, नीचे से चप्पल दिखा रही हो। हाँ। अरे अगर खुंदक आ रही है तो खुंदक उतारो, चप्पल उतारो और दे मारो। वो बोली कविवर, आप व्यर्थ ही घबरा रहे हैं, शायद मेरा व्यवहार समझ नहीं पा रहे हैं। आपके श्रृंगार रस में गोते लगा रही हूँ, इसलिए बार बार मुस्कुरा रही हूँ। और मेरे पति कहीं गोते ना लगाने लगे, इसलिए ये सैंडल सहला रही हूँ। बहुत अच्छे। पसंद आई आपको? हाँ हाँ, बहुत अच्छी है। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, नहीं, बड़े मैंने स्पोर्टिंग आज है। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक बार हास्य कवि सम्मेलन में जब हमने श्रृंगार की कविता सुनाई तो एक कवित्री हमारे पास आई, बोली जब कविता लिखनी नहीं आती है तो क्यों कविता पे जुल्म ढाते हो? हाँ। मेरी चोटी को भैंस की पूंछ बताते हो? और ये कविता तुमने किस मुहूर्त में रची है? मेरी उपमा देने को भैंसी बची है? मैंने कहा देवी जी, मुझे अभी अभी आपके दिमाग में बसी गलत फहमी दिखी है। मैडम, ये कविता मैंने आप पे नहीं, भैंस पे लिखी है। अब बोलिए, ये समर्पण इधर है या नहीं? नहीं, क्योंकि इसके बाद फिर वीर रस शुरू हो जाता है। सो आपको वीर रस की एक कविता सुनाता हूँ। जी। रात के 11 बजे थे, रात के 11 बजे थे,
रात के 11 बजे थे, हम गली के नुक्कड़ पे खड़े थे, चारों तरफ सन्नाटा था, हमारे हाथ में आटा था। अच्छा। डर के मारे हमारी जान निकली जा रही थी। गली में रहने वाले कुत्ते की स्पेसिफिकेशन याद आ रही थी। गली में मिल जाए तो नुक्कड़ तक दौड़ाता था, कभी कभी तो बोटी भी नोच खाता था। क्या बात है। हमने गली में झांक के गौर से गली का मुआयना किया, फिर सावधानी पूर्वक गली में प्रवेश किया। आधे रास्ते पहुंच के हमें वो महाकाल नजर आया, हमें देखते ही जोर से गुर्राया। हम जहां खड़े थे वहीं थम गए, हमारे पांचों तंत्र एक साथ जम गए। हमारी हालत देख के वो हौले से मुस्कुराया, फिर हमारे पास तक आया, बोला अबे यार क्या करता है, आदमी होकर कुत्ते से डरता है, जा निकल जा। अच्छा। नहीं काटूंगा, सच्ची बोलता हूँ, पैर भी नहीं चाटूंगा। हमने कहा कुत्ता जी आप तो शक्ल से ही जेंटलमैन नजर आते हैं, लोग बेकार में आपके बारे में उल्टी सीधी उड़ाते हैं, और आपका नेचर तो इतना आला है। बोला चुप बे, इलेक्शन आने वाला है। वाह 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 वाह, क्या बात। मैं एक स्वामी जी के पास गया। अच्छा। मैंने उनसे कहा मेरी एक इच्छा है कि मैं बहुत साल जीऊं। तो वो बोले बेटा शादी कर ले। तो मैंने कहा शादी करने से मैं बहुत साल जीऊंगा? बोले नहीं, ये ज्यादा जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। नहीं, मैंने स्वामी जी को बोला आप स्त्रियों के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, करेक्ट। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। वो बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। एक स्त्री होती है माँ, जो एक रोते हुए बच्चे को इस दुनिया में लेके आती है, वाह वाह। और एक होती है उसकी पत्नी, जो इस चीज का ध्यान रखती है कि ये सारी जिंदगी रोता ही रहे। तो उसके बाद मैंने शादी कर ली, और शादी करने के बाद मेरे को समझ में आया कि शादी करने से पत्नी के साथ एक परिवार मिलता है, जिसको ससुराल कहते हैं। जी। तो मैं आपको एक एक करके करेक्टर के बारे में बताता हूँ। पहले करेक्टर है मेरे ससुर जी। बताइए। मेरे ससुर जी बहुत एहतियात बरतते हैं, सारे काम फूल प्रूफ करते हैं। जब उन्होंने मुझे अपना दामाद बनाया तो सबसे पहले मेरा बीमा कराया। अच्छा। लोगों ने कहा बीमा करा रहे हो, क्या कोई नया रिवाज चला रहे हो? वो बोले नहीं, जब तक चलेगा चलेगा, उसके बाद बीमे का पैसा तो मिलेगा। ससुराल में एक और चीज होती बड़ी खास, जिसका नाम होता है सास। सास। सो जब मेरी नई नई शादी हुई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सास क्यों एक्स्ट्रा प्यार दिखाती है। अच्छा। मैंने कहा सासू माँ आप क्यों मुझ पे इतना प्यार लुटाती हैं, क्यों बार बार मुझे मेरा सोना बुलाती हैं? वो बोली तू मेरा सोना है, मलाई का दोना है, बेटा तू मेरी बेटी का नया खिलौना है। इसके अलावा एक तीसरी चीज होती वहां पे जी। पत्नी का छोटा भाई। भाई मतलब तभाई। हाइट में तो आधा है, उम्र 6 साल से कुछ ज्यादा है। मेरे को बोला क्या करते हो? मैंने कहा कवि हूं। बोले लगते तो नहीं। वो बोला ये बताओ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमने कहा ये तो बड़ा सिंपल है, महंगाई। हाँ। उसने वो बात हंसी में उड़ाई। हमने कहा तुम्हें कविता पसंद है? बोला सुनाऊं? जी। मैंने कहा अच्छा सुनाओ। बोला ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जी। हमने कहा हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। कहता कविता किसकी है? मैंने कहा तेरी है। कहता है तो मेरे हिसाब से सुनो। हाँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, राम दीन के बच्चे 4, आने वाला है 5वां भाई, और तुम कह रहे हो बढ़ रही है महंगाई। क्या बात है। हमने कहा बहुत अच्छे। कहता तो दूसरी सुनो। बोला हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल। अच्छा। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, देख रहा था गोरे गोरे गाल। वोट डालने गया ना भाई, फिर पूछता है देश की ये हालत किसने बनाई? क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमने कहा यार सेटायर ज्यादा हो रहा है, कुछ पारिवारिक सुनाओ। सेटायर ज्यादा हो रहा है। तो कहता अच्छा सुनो, जैक एंड जिल का फट गया दिल, आंखों से निकला वाटर, साथ साथ बैठ के सब टीवी देखते, नहीं बिगड़ती डॉटर। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक और महत्वपूर्ण अंग होता है ससुराल का पत्नी, जिसके होने की वजह से ससुराल होता है। बिल्कुल सही। तो मैं आपको अपनी पत्नी के बारे में बताता हूँ। मैं अपनी पत्नी से बहुत डरता हूँ, सारे कर्म उसके कहे अनुसार करता हूँ। हाँ। दुनिया इसे अच्छा नहीं मानती है,
परंतु क्या करूं मित्रों, मेरी पत्नी जूडो कराटे जानती है। तो जब मेरी इस पत्नी ने मुझसे ये कहा कि लड़के का अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन कराना है, मैंने कहा अंग्रेजी स्कूल में क्यों? वो बोली मुझे लड़के को कवि नहीं बनाना है। तो मुझे लड़के को लेके अंग्रेजी स्कूल जाना पड़ा। वहाँ जाकर लाइन में मैं हो गया खड़ा। 4 घंटे बाद मेरा नंबर आया। उसके बाद प्रिंसिपल ने मुझे अंदर बुलाया। बोली एक तालाब में 10 मछलियाँ थीं, 4 मर के पानी के साथ बह गईं, तालाब में कितनी मछलियाँ रह गईं? अच्छा। मैंने कहा इस क्वेश्चन में बाकी सारी बातें सही थीं, मगर आप तालाब पे क्या करने गई थी? वो बोली ये क्या बचपना है? मैंने कहा वही तो मैं कह रहा हूँ, एडमिशन मुझे नहीं मेरे लड़के को लेना है। वो बोली अच्छा ठीक है, जाने दीजिए, बाहर काउंटर पे 50,000 रुपया जमा करा दीजिए। मैंने कहा 50,000 रुपया? 50,000 रुपया तो कभी मेरी इंजीनियरिंग की फीस नहीं आई है। वो बोली मिस्टर ये इंजीनियरिंग नहीं, प्राइमरी की पढ़ाई है। क्या बात है। मुझे अपनी पत्नी का ध्यान आया। मैंने लड़के का उस स्कूल में एडमिशन कराया और उसे पढ़ाने लिखाने का हुआ ये परिणाम है। आज पढ़े लिखे बेरोजगारों की लिस्ट में उसका भी नाम है। भला हो परिवार नियोजन वालों का, जिनके कारण एक ही लाल है, जिसे पढ़ाने में ये तुक तुक हो गया कंगाल है। जहां कमर टूट जाती है एक बच्चे को पढ़ाने में, सदियां लगेंगी उस देश को साक्षर बनाने में। भाई वाह वाह वाह, क्या बात शैलेश जी आज बड़ा गलत हो रहा है मेरे साथ। अच्छा। अभी यही ऑडियंस में ये जो बैठे हैं ये आके मेरे को पूछते हैं तुक तुक जी आपका नाम क्या है? अच्छा। मेरे को अंदर से वो बसंती वाली फीलिंग आई। अच्छा। इनसे महान वो साथ में इनके बैठे हैं, वो मेरे को पूछते हैं आप घुग्गी हो क्या? बड़ा अजीब सा ही हो रहा है। मेरा एक फ्रेंड था वो पागल खाने वाला जी। वो एक कुत्ते की पूंछ को सरिये में डाल के बैठा हुआ था पाइप के अंदर। अच्छा। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? कुत्ते की पूंछ को पाइप में डाल रहा, तेरे को मालूम नहीं है कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती? बोले मैं कुत्ते की पूंछ नहीं सीधी कर रहा, मैं पाइप टेढ़ी कर रहा हूँ। अभी मैं वेद जी को लेके गया एक जोशी जी के पास। जोशी जी कहते हैं बेटा तू बहुत पढ़ेगा। कहते हैं पढ़ तो मैं बहुत टाइम से रहा हूँ, ये बताओ पास कब होऊंगा? इनफैक्ट शैलेश जी भी कम नहीं है। बिल्कुल। आपको तो मालूम ही है, मैं इनसे बोल रहा था, मैंने कहा आप खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हो? बोले नहीं, मेरी पत्नी अच्छा खाना बनाती है। शरीफ भारती जी का तो बिल्कुल अंदाज ही निराला। मैंने इनसे पूछा आप बड़ी टेंशन में लग रहे हो, कोई तकलीफ है? कहते हैं हाँ ब्लड प्रेशर है। मैंने कहा फैमिली में है? कहते हैं हाँ फैमिली में है। मैंने कहा किसकी साइड से, फादर की साइड से कि मदर की साइड से? जी। तो कहते हैं नहीं वाइफ की साइड से। ऐसे ही ये निडर जी हैं, इनके पैर में चोट लगी थी। हाँ। मैं इनको लेके अस्पताल गया, वहां पे एक आदमी के दोनों पैर में चोट लगी थी जी। तो उससे पूछते हैं तुम्हारी 2 बीवियां हैं क्या? इन्होंने कहा मेरी 2 पत्नी, असली मेरी टांग टूटी। मैं एक बार इनके घर गया, बड़े उदास बैठे थे। कि बैठे थे उदास, तुक तुक भाई हमने पूछ लिया चेहरे पे आज काहे बजे हुए 12 है। तो बात सुनकर हमसे बोले ऐसी कोई बात नहीं, यूं ही थोड़ा मूड आज खराब हमारा है। बीच में तुक तुक भाई का छोटा मुन्ना बोल उठा कि अंकल पापा ने तो लिया झूठ का सहारा है। और क्यों है ये उदास, इसका कारण बताऊं तुम्हें, मम्मी ने पापा को आज बेलन से मारा है। तो बिल्डिंग की पार्किंग में चुपके चाप 2 मिड साइज गाड़ियों का चल रहा था वार्तालाप। पहली बोली कितना खराब हो गया है जमाना, डू यू रियलाइज? गाड़ियों में भी आ गया है 0 साइज। दूसरी बोली यू आर राइट, दिस इज द क्लास। बस इस सस्ती छुटकी ने किया है सत्यानाश। एक तो इसकी टेल पॉलिश, लड़कियों की नेल पॉलिश होती है, गाड़ियों की टेल पॉलिश होती है। बहुत अच्छे। बोले एक तो इसकी टेल पॉलिश कितनी चीप है, ऊपर से इसका फ्रंट भी क्लीन स्वीप है। इतने में वहाँ एक ऑटो आया, उसे देख दोनों मैडम्स ने अपना मुंह बनाया। पहली बोली देखने में लगता है पूंछ कटा लंगूर, लोफर आंखें फाड़ फाड़ के कैसे रहा है घूर। अच्छा। ऑटो बोला ये लंगूर सारा दिन लोगों को यहाँ वहाँ पहुँचाता है, साथ साथ
किसी के घर की रोटी भी चलाता है। क्या बात है। पर जैसे बढ़ रहे हैं पेट्रोल के दाम, जानती हैं कुछ दिन में क्या होगा अंजाम। आपका पार्किंग से निकलना बंद हो जाएगा। वाह। अगर हम भी नहीं घूरेंगे तो आपका ये स्टाइल किस काम है। क्या बात है, वाह। तो अभी मैं आपको एक तुक तुक सुनाता हूँ। जी सुनाइए। एक बार हमें शादी करने का ख्याल आया। हमने तुरंत जाके पिताजी को बताया। अच्छा। पिताजी ने अगले दिन ही बिना दहेज की शादी के लिए अखबार में इश्तिहार छपवाया। महीने भर तक हमारे घर पे कोई नहीं आया। अच्छा। तो पिताजी ने अपनी समस्या एक प्रॉपर्टी डीलर को बताई। प्रॉपर्टी डीलर? जब लोगों की प्रॉपर्टी नहीं बिकती है तो वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं। हमारे पिताजी भी गए तो पिताजी ने अपनी समस्या एक प्रॉपर्टी डीलर को बताई। उसने तुरंत एक तरकीब सुझाई। बोला झुमरी तलैया में दूल्हों की सेल लगी है, वहाँ लड़कियों की बहुत लंबी लाइन लगी है, आप तुरंत वहाँ चले जाइए, जैसी चाहे वैसी वधू पाइए। अच्छा। पिताजी बोले पर हमें दहेज नहीं लेना। वो बोला कोई बात नहीं, लड़की तुम रख लेना, दहेज मुझे दे देना। अच्छा। पिताजी को उसके बोल समझ में आ गए। अगले दिन पिताजी हमें लेके झुमरे तलैया आ गए। हमने सेल को डिफरेंट काउंटरों में बटा पाया। 20% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। पिताजी ने हमें 100% डिस्काउंट वाले काउंटर पे लाके बिठाया। अच्छा। थोड़ी देर में वहाँ एक 40 वर्षीय बाला आई। 40 वर्ष की भी होती मेरी है। तरफ क्यों जी देख जी रहे हो? जी। नहीं आपकी तरफ तो क्यों देख सकता है, आप तो 50 की हैं। नहीं। थोड़ी देर में वहाँ एक 40 वर्षीय बाला आई। पिताजी को देख के हौले से मुस्कुराई। फिर प्रॉपर्टी डीलर से बोली इनकी एज कितनी है जो आपके बराबर में खड़े हैं। अच्छा। प्रॉपर्टी डीलर भाई प्रॉपर्टी डीलर बोला माशाअल्लाह जवान हैं, दिखते बड़े हैं। वो बोली तो फिर इनसे मेरी बात चलाइए, जरा इनका रेट मुझे बतलाइए। प्रॉपर्टी डीलर ने पिताजी से बात चलाई। पिताजी ने उसे कर्री करके डांट पिलाई। उसके बाद पिताजी हमें वहाँ से लेके भागे। एक किस्सा देखा हमने थोड़ा आगे। लड़के के पिता लड़की के पिता का इंटरव्यू ले रहे थे। लड़की के पिता पसीने पसीने हो रहे थे। फिर जब सौदेबाजी की बात आई, लड़के के पिता ने रेट लिस्ट दिखलाई। लड़की के पिता बोले आप रेट बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। वो बोले क्या कहते हो, अभी तो 20% डिस्काउंट पे बता रहे हैं। तुम कहते हो रेट ज़्यादा लगा दिया है, अरे 20% तो सेल टैक्स लगा दिया है। अब लड़की वालों की आदत होती किसी तरीके से ना नुकुर करके रेट कम करा ले। बोले पर आपका लड़का तो बहुत सीधा साधा है। वो बोले देखिए जी हमारी मशीन ने एक ही पीस बनाया है इसलिए ओवरऑल कॉस्ट कुछ ज़्यादा है। ये देख के पिताजी को चेता आया। उन्होंने हमें नो डिस्काउंट वाले काउंटर पे लाके बिठाया। थोड़ी देर में हमारे भाग जागे। एक सज्जन आए भागे भागे। उन्होंने हमारे चारों ओर एक चक्कर लगाया। फिर पिताजी की ओर फेस घुमाया। बोले कितना चलेगा? पिताजी बोले ये तो आपकी बेटी पे डिपेंड करेगा। किफायत से चलाएगी तो सालों साल चलेगा। वो बोले आपके लड़के में ऐसी क्या खासियत है जो इतना ज़्यादा रेट बता रहे हैं, ऊपर से नो डिस्काउंट का बोर्ड लगा रहे हैं। पिताजी बोले मेरा लड़का ईमान रखता है जो आजकल करोड़ों में बिकता है। क्या बात? वो बोले पर आपका ईमानदार बेटा घर की रोटी कैसे चलाएगा, खुद भूखा मरेगा तो मेरी बेटी को क्या खिलाएगा? क्या कहना है, क्या कहना है? आप इसे यहाँ से ले जाइए, पहले इसे किस्तों में ईमान बेचना सिखाइए। जिस दिन इसे किस्तों में ईमान बेचना आ जाएगा उस दिन इसे इससे भी ज़्यादा रेट पे कोई भी ले जाएगा। पिताजी को उसके बोल समझ में आ गए। अगले दिन पिताजी हमें लेके घर पे आ गए। तब से हमारे पिताजी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हमें सिखाने हेतु अपना ईमान बेचने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बात है। पर हमें नहीं लगता कि वो दिन कभी आएगा, इसलिए तुक तुक कुंवारा पैदा हुआ है, कुंवारा ही मर जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत भाई तुक तुक जी ने कमाल की कविता सुनाई। और एक जो इनकी कविता की पंक्ति थी कि लड़की का बाप इन्हें देख के बोला कितना चलेगा, ये बड़ी कमाल की बात थी। मुझे एक बहुत पुरानी घटना याद आ गई। बहुत से एडवांस जो कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ यूज़ करते हैं तो लोग ठीक नहीं कराते, फेंक देते हैं। हाँ। फ़ोन आया फेंक दिया, कैलकुलेटर आया फेंक दिया, कंप्यूटर आया फेंक दिया। तो जापान में ऐसा अक्सर होता है। तो जापान की 2 महिलाएं भारत घूमने आई, तो घूम रही थी दिल्ली में। और ये जो हमारे वेद प्रकाश जी हैं ये दूसरी मंजिल पे रहते हैं। तो अचानक ये कोई जाला वाला साफ कर रहे थे कि गिर पड़ा नीचे था कचरे का डब्बा, सीधा उसमें जाके। तो जापानी महिला दूसरी महिला से कहने लगी हिंदुस्तानी बीवियां भी कितनी फिजूल खर्च है, इससे देख के लगता है 2-4 साल और चल सकता था। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।